तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स ये दे करके जाएगा। और बेटा एक बार आपने ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको इसमें से जो भी आएगा बेटा बन ही जाएगा। जो भी आपको आएगा इस लेक्चर के बाहर कुछ नहीं होगा, तो ध्यान से समझिए बेटा और लेक्चर को स्किप मत करिए, बीच में कहीं भी छोड़े ना बेटा। एक बार एक रिदम में देखें तो आपको बेटा गारंटेड इससे क्वेश्चन बनने ही वाले। तो चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या है बेटा, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। जैसे बेटा हम 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाए। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यहां पर ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें बेटा कोई एक ही चीज हमें दिखाई दे। जब 2 चीजों को हम मिलाएं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाए और कोई एक ही चीज मुझे दिखाई दे, देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब बेटा जो हम इस चैप्टर में अपने 12th क्लास के सिलेबस में जिसकी बात करेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बेटा 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और बेटा दूसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो जनरली बेटा जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो एक्सेस अमाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड जो कम अमाउंट में होगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और हमारे इस पूरे चैप्टर में हम हर जगह ए से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट को। जहां भी बेटा ए लिखूंगा मैं, इट मींस इट इज सॉल्वेंट, और जहां भी मैं लिखूंगा बेटा बी, वो होगा क्या, सॉल्यूट। ये बेटा जनरल नोटेशन है, एनसीईआरटी भी इसी को फॉलो करता है, तो आप भी बड़े प्यार से इसे ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं बेटा हम सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारे पास, उसकी भी बात करते हैं हम। This is the classification of solution on the basis of physical properties of solute and solvent। solute और solvent की physical properties यानी कि solid, liquid और gas के बेस पर बेटा टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। जो सॉल्यूशन का नाम होगा वो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर बेटा सॉल्वेंट आपका रहा क्या, सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर बेटा फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की रही लिक्विड तो इसको बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर बच्चों सॉल्वेंट रहा गैसेस तो फिर इसे हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो चलिए एक एक करके इनकी बातें करते हैं। पहला है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, यानी सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और सॉलिड सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं। सॉलिड में आप सॉलिड मिला दो, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस, ठीक है ना। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। एक एक करके इनके एग्जांपल भी देखेंगे बेटा, और मेन इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल ही, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो अगर हम सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल देखें बेटा, तो इसका एग्जांपल होगा एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेटल को जब हम मिलाते हैं तो उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एलॉय, एंड एलॉय इज द solution, solid solution। and the next type of solid solution is liquid in solid। मतलब बेटा सॉलिड के अंदर लिक्विड होना चाहिए। तो बेटा सॉलिड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, आप सोच सकते हैं क्या, सॉलिड के अंदर लिक्विड का। जैसे बेटा एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूं, पनीर। पनीर में क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है उसका जो क्रीम होता है, और जबकि उसके अंदर वाटर होता है। तो ये बन जाएगा क्या, सॉलिड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। या बेटा जेली बोल सकते हैं अपन, जेली भी इसी टाइप का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है फिर सॉलिड में हम क्या मिलाएंगे बेटा, गैस, गैस इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल होगा फोम। जो बेटा फोम होती उसके अंदर गैस होती, जबकि वो सॉलिड का होता है। फिर अगले जो सॉल्यूशन है वो है हमारे कौन से, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन भी बेटा 3 टाइप के होंगे। इनमें सॉल्वेंट तो ऑलवेज कैसा होगा बच्चों, लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो एग्जांपल हम देखते हैं। लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल शुगर इन वाटर, लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल बेटा अल्कोहल इन वाटर, और लिक्विड में गैस का एग्जांपल होगा जो एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स है बेटा, सोडा वाटर वगैरह, वो इसके एग्जांपल बनेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, गैस होगा। अब आप गैस के अंदर क्या क्या डिसॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो एग्जांपल अगर हम देखें गैस के अंदर सॉलिड, यानी सॉलिड इन गैस का जो एग्जांपल होगा इट इज स्मोक। जो बेटा स्मोक होता है उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं।
फिर लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा बेटा फॉग, ठीक है, या आप परफ्यूम बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। और गैस इन गैस का एग्जांपल तो एयर, जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर है, इट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था जिससे अगर कुछ पूछा जाएगा तो 1 मार्क में ही पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को और बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब कंसंट्रेशन जब हम सुनते हैं तो फील आता है गाढ़ापन। तो बेटा एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और अपने काम की बात है बेटा, जो अपने को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जिससे, या 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो है क्या? इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। एक है आपकी फिजिकल यूनिट्स और दूसरी है आपकी कौन सी? केमिकल यूनिट्स। अगर बच्चों हम फिजिकल यूनिट्स की बात करें तो यहां पर फिजिकल यूनिट्स में पहली होती है मास परसेंट, या बेटा इसे हम बोलते हैं वेट परसेंट। द सेकेंड यूनिट इज वॉल्यूम परसेंट, थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड फोर्थ इज पीपीएम। ये है बेटा आपकी फिजिकल यूनिट्स। लेकिन यहां पर हम केवल मास परसेंट और पीपीएम की खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं से आएगा, ये गारंटी है। केमिकल यूनिट्स की बात करें तो हम देखेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट और कंसंट्रेशन की जो एसआई यूनिट है वो है क्या? मोलैरिटी। सेकेंड यूनिट इज मोलैलिटी। द थर्ड यूनिट इज नॉर्मेलिटी। द फोर्थ यूनिट एंड वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज मोल फ्रैक्शन। तो बेटा इन चारों की हम बात करेंगे और आप मान करके चलिए बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से बेटा बनता है। इनकी डेफिनेशन या फॉर्मूला बेटा या छोटी मोटी कोई न्यूमेरिकल इससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। पहली यूनिट है बेटा मास परसेंट, या जैसे हम बोलते हैं वेट परसेंट। तो परसेंट मतलब होता है बेटा आउट ऑफ 100, 100 में से। तो यहां पर मास परसेंट का मतलब क्या होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है बेटा? सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। द मास बोल रहे हैं बेटा तो ग्राम में लेंगे, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट और वेट परसेंट। तो ये रही बेटा आपके सामने डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। और बेटा मास परसेंट का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखेंगे बच्चों? 100, ठीक है ना। या बेटा कभी हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो हम निकाल भी सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मास परसेंट का बड़े आराम से फॉर्मूला बनता है बेटा। मास परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से डिनोट करेंगे इनटू 100। अब ये इनटू 100 किस लिए लगाया गया बेटा? ये बताएगा कि आउट ऑफ 100 हम ले रहे हैं, यानी कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम मास परसेंट को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा ये छोटी सी डेफिनेशन लेकिन 1 मार्क में बिल्कुल आपको आ सकती है। तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और अगली यूनिट की बात करते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, पीपीएम। जैसे हम कहते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखिए अभी हमने बोला इसके पहले परसेंट, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से। अभी क्या बेटा? पर मिलियन मतलब कि 1 मिलियन में से, यानी कि 10 लाख में से। तो क्या होगा बेटा? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन होगा, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन होगा, उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट होगी ग्राम में, या बेटा 10 लाख ml सॉल्यूशन हो सकता है
और उसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट होगी ml में, वही कहलाएगी क्या, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए बेटा, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm की जरूरत हमें क्यों पड़ती, तो बड़े प्यार से हम बता सकते हैं ये बात कि भाई जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम होती है, जब सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में बहुत 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 कम होती है बेटा, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो पॉइजनस गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में जो पॉइजनस गैसेस हैं उनकी अमाउंट बहुत कम है, तो जब भी पॉल्यूशन वगैरह बताते हैं बेटा ppm में बताया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉल्यूशन ppm में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। दूसरी बात बेटा, जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन नॉर्मल वाटर, जो हमारे पास बेटा नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्ट बहुत कम अमाउंट में होता है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, या तो आप 1 मिलियन बोलो बेटा, या 10 लाख बोल दो, या 10 की पावर 6, तो 1 लाख और सॉरी 1 लाख नहीं बेटा, 1 मिलियन और 10 लाख और 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में या ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा बेटा ग्राम या ml में, वही कहलाएगा क्या, ppm। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो बेटा, when the amount of solute in solution is very less then concentration is expressed in terms of ppm। और बेटा एग्जाम्पल अगर अपन लिखना चाहें तो आप ध्यान रखें कि जो पॉल्यूशन रिप्रेजेंट होता है वो हमेशा किस में किया जाता है बेटा, पॉल्यूशन को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं ppm में। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, या बेटा सिंपल हम जैसे क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो रिप्रेजेंट किस में की जाती है बेटा, ppm में, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये ppm में बताई जाती है पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। अब ppm की डेफिनेशन देखते हैं बेटा क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml प्रेजेंट इन 1 मिलियन, कितना बेटा, 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम और ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बेटा यहां पर b लिख रहा हूं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब बेटा a प्लस b, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 नहीं बेटा 10⁶, तो ये वेट बाय वेट भी हम लिख सकते हैं। फिर बच्चों ऐसे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये ml में भी लिखा जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेट की जगह हम इसे वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रहा बेटा ppm का फॉर्मूला। तो सिंपली ppm क्या है बेटा, ppm इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml प्रेजेंट इन 1 मिलियन बोले आप, या बेटा 10 लाख और 10⁻⁶ ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की तरफ। मान करके चलिए कंसंट्रेशन पूछे, इसकी एक आध डेफिनेशन आना है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की, तो बेटा 80% चांस होता है कि मोलैरिटी ही पूछी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट है बेटा। कंसंट्रेशन की यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन एसआई यूनिट कौन होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। पहली बात तो यही बेटा ध्यान रखें, मोलैरिटी इज द एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अब मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है बेटा। मोलैरिटी को बच्चों हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं बेटा तो लिख सकता हूं मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बेटा हम B लिख रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो आपको बेटा अगर डेफिनेशन आती है तो साथ में बच्चों फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ml में होगा तो बेटा हम इनटू 1000 करके इसको लीटर में बदल लेंगे। ये होता है काय का, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity, and molarity capital M is equals to number of moles of solute upon volume। ये फॉर्मूला ध्यान रखें बेटा, आगे चल करके हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे अलग से, और वहां पर इसका हम यूज भी करेंगे। चलिए फिर एक बात और यहां पर जो आपको पूछी जा सकती है वो क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है बेटा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर आप रट ले, ये वैल्यू
वाटर की, प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है 55.55 मोलर। क्या होती बच्चों? 55.55 मोलर। इसे याद कर ले और बिल्कुल ये 1 मार्क में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा फिर अगली यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर नहीं बेटा, मोलैरिटी में हमने बोला था 1 लीटर, यहां बोलेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखें 1 kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और बेटा मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अपॉन में क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये होना चाहिए किसमें बेटा? केजी में। अगर बच्चों सॉल्वेंट का वेट आपको ग्राम में दिया गया तो फिर आप क्या कर लेंगे? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स तो ज्यों का त्यों होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी रहेगा, इसको A लिख सकते हैं चाहे तो आप। अगर ये ग्राम में आया बेटा तो यहां पर इंटू 1000 हम कर देंगे ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन जाता है बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला। बहुत आसान है, याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगली बात बेटा इससे जो पूछी जा सकती है दैट इज मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की बच्चों मोलैलिटी जो होती है वो मोलैरिटी के बराबर ही होती है एंड इट इज 55.55 मोलल। याद रखें बेटा प्योर वाटर की मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर होती है और कितनी होती है? 55.55 मोलल। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, मतलब बेटा टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी में क्या इफेक्ट होगा? तो बड़ी सीधी सी बात है कि टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डज नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर। तो ध्यान रखना बेटा मोलैलिटी इज वन ऑफ द यूनिट विच डज नॉट चेंज ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से बेटा जो चेंज नहीं होती वो कौन सी यूनिट है? मोलैलिटी। जबकि मोलैरिटी की अगर बात करें बेटा तो मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी क्या होगी बेटा? घट जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं बच्चों नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी कुछ हद तक बेटा मोलैरिटी जैसी ही होती है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन बेटा अभी हमने बोली, क्या बोले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बस नंबर ऑफ मोल की जगह बेटा आप बोल दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होगी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, तो ये रही डेफिनेशन आपके सामने। और नॉर्मेलिटी का बेटा फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऊपर तो लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में होगा ऑब्वियसली बेटा, 1000 से इंटू कर देंगे। अब यहां पर साथ ही साथ आप एक फॉर्मूला और याद कर ले तो अच्छा होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, एक तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये ध्यान रखें बेटा। दूसरा एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्या होगा बेटा? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो ये आगे चल करके काम आएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम बेटा डेफिनेशन लिख के आते हैं तो केवल ये फॉर्मूला लिखना है, बाकी ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने साथ में बता दिया। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो बिल्कुल डायरेक्ट भी पूछी जाती है और चैप्टर में बेटा सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही है, जिसका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। तो मोल फ्रैक्शन एक ऐसी यूनिट है जो सॉल्वेंट के लिए भी डिफाइन होती है और सॉल्यूट के लिए भी डिफाइन होती है। मान के चलो बेटा मैं निकालना चाह रहा हूं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूं बेटा, तो जैसे मैं बता रहा हूं आप ऐसे ध्यान रखें, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल
अपॉन टोटल मोल। क्या बोला बेटा मैंने? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल अपॉन टोटल मोल। मान के चलिए बेटा आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। यही होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते। मोल फ्रैक्शन of a component in a solution is the ratio of number of moles of that component and the total number of moles of all components in the solution is called mole fraction of that component. अब बेटा एक और अच्छी बात कि अगर आप XA प्लस XB करेंगे मतलब कि मोल फ्रैक्शन का सम निकालेंगे बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। तो ये रही बेटा डेफिनेशन। जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा उसी से हमने डेफिनेशन लिखे बेटा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां से बेटा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है और आपको अगर पूछा जाता है बेटा तो बनना चाहिए, आसान क्वेश्चन होता है। यहां पर बेटा एक लिक्विड के अंदर कोई गैस हमने डिसॉल्व की है, उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और बेटा यह सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कितनी गैस डिसॉल्व हो चुकी है। तो ध्यान से सुनिए, 2-3 फैक्टर है बेटा जिन पर यह डिपेंड करेगा कि कितनी गैस घुलेगी। पहला तो नेचर ऑफ गैस पर। ऐसी गैसेस जो बेटा हाईली सॉल्युबल है, मतलब बेटा ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफेबल हैं, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसी गैसेस जो हार्डली लिक्विफेबल होती हैं। ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफेबल है उनकी सॉल्युबिलिटी बेटा ज्यादा होगी, जबकि ऐसी गैसेस जो हार्डली लिक्विफेबल है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो घुली हुई गैस है बेटा बाहर उड़ती है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी घटती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। फिर बेटा नेक्स्ट फैक्टर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके कारण हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वो है क्या? प्रेशर। एक गैस को जब हम डिसॉल्व करते हैं बेटा तो अंदर जो गैस डिसॉल्व होती है उस गैस का कुछ हिस्सा तो अंदर घुल जाता है, कुछ हिस्सा बेटा सरफेस में रहता है। तो सरफेस में जो गैस बची रहती वो अंदर क्या लगाती? प्रेशर। तो क्या होगा? प्रेशर जितना ज्यादा होगा, गैस के कारण गैस का प्रेशर बेटा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। क्या बोला बच्चों मैंने? देखिए एक लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब कैसा बेटा? आपने लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व करे, ठीक है ना। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक बेटा, कोक, पेप्सी, थम्स अप वगैरह जो भी होते हैं उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं, सोडा वाटर ले सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, गैस जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता बेटा कि सारी गैस घुल जाए। कुछ जो गैस होगी वो वेपर फॉर्म में ऊपर ऊपर रहती बेटा। तो ऊपर ऊपर जो गैस रहेगी वो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। इस बात को बेटा पहली बार नोटिस किया किसने? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी, और उन्होंने इसके बेस पर एक लॉ दे दिया बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। और बिल्कुल बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए घनघोर इंपॉर्टेंट है ये आपका हेनरीज लॉ। पूछा जा सकता है बेटा आराम से और आसान भी है, कोई ऐसी कठिन बात है नहीं। जो मैंने आपको अभी बताया बस वही है हेनरीज लॉ। एक बार फिर से सुने बेटा, एक कंटेनर है, कंटेनर बेटा क्लोज है ना, ढक्कन लगा हुआ है, अदरवाइज गैस तो बाहर भाग जाएगी। तो क्या होगा? ढक्कन लगा हुआ है बेटा। अब उसमें क्या है? गैस जो घुली हुई है। ऐसा नहीं बेटा कि सारी गैस डिसॉल्व फॉर्म में, कुछ गैस क्या होगी? ऊपर ऊपर रहेगी वेपर के फॉर्म में। तो वेपर के फॉर्म में जो गैस रहेगी बेटा वो क्या लगाएगी? लिक्विड की सरफेस में प्रेशर लगाएगी, और गैस के कारण प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी। ठीक है ना। यही है बच्चों क्या? हेनरीज लॉ। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप दो तरीके से इस स्टेटमेंट को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. Solubility of gas is directly proportional to, मतलब बेटा कितनी गैस की अमाउंट डिसॉल्व होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन।
यहां पर बेटा क्या है ये लिक्विड और सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड या सॉल्यूशन जो है उसकी सरफेस में जितनी ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यही बात बेटा शुरू से मैं बोल रहा हूं। फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। फिर बेटा इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ज्यादातर यही आप लिख के आए तो बेटर होगा। ऐसा नहीं बेटा वो भी लिखेंगे मार्क्स वही मिलना है, लेकिन ये ज्यादातर लिखा जाता है। तो क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। समझ गए आप, लिक्विड का सॉल्यूशन बेटा अंदर गैस घुली हुई है और ऊपर कुछ गैस अनडिजॉल्व फॉर्म में है। तो जो अनडिजॉल्व फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, द पार्शियल प्रेशर gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution। इस बात को बेटा अपन मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिखते कि the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas dissolved in the solution। अब बेटा यहां पर हेनरी ने क्या किया, एक नया कांस्टेंट लाया, उसको हम डिनोट करते KH से, और ये बन गया क्या, P गैस का फॉर्मूला। P गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू X गैस, यानी कि गैस का पार्शियल प्रेशर KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां पर बेटा KH जो है कांस्टेंट है, और जिसे मेरे बच्चे क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, हेनरीज कांस्टेंट बन जाएगा इस तरीके से। आता है समझ में? चलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बेटा एक बार लिख के देख ले, याद कर ले, आता है पेपर में, है ना। अगला है आपका क्या, राउल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, और यहां से हमारा चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। राउल्स लॉ क्या कहता है? पहली बात तो राउल्स लॉ है क्या, क्यों दिया गया? तो बेटा राउल्स लॉ कभी भी बताएगा आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब बेटा हो सकता है लिक्विड में आपने लिक्विड घोले हो या लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करे हो। तो क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसका आपको वेपर प्रेशर बताना है। तो ये वेपर प्रेशर बताने में मदद करेगा कौन, हमारा राउल्स लॉ। तो ध्यान रखें बेटा, राउल्स लॉ इज यूज्ड टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखें बेटा, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए राउल्स लॉ की मदद पड़ती है। अभी क्या है बेटा, ये आपने एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट मिलाए, एक होगा बेटा सॉल्यूट और दूसरा होगा क्या, सॉल्वेंट, और दोनों ही लिक्विड है। यहां पर बेटा ये सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट है, और साथ में क्या है बेटा, सॉल्यूट है, और दो कंपोनेंट हैं ये, ठीक है। अब बेटा इसमें होता क्या है, हो सकता है सॉल्वेंट की वेपर बने, सॉल्वेंट की तो ऑलवेज वेपर बनती बेटा, सॉल्यूट की हो सकता है वेपर बने या ना बने। अब क्या होता है, सॉल्यूट यहां पर मतलब दो टाइप के हम लेंगे, सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्वेंट की ऑलवेज वेपर बनेगी। सॉल्वेंट जो बेटा हमेशा भाप बनाएगा, और ज्यादातर हमारा सॉल्वेंट तो वाटर ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट चैप्टर के आधे हिस्से में वेपर में कन्वर्ट होगा और बाकी के बेटा आधे हिस्से में वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जब सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट होता है या कोई भी कंपोनेंट बेटा, कोई भी कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, वॉलेटाइल कंपोनेंट। और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। यहां पर बच्चों सॉल्वेंट आपका कैसा है, वॉलेटाइल है, और साथ ही साथ सॉल्यूट भी आपका कैसा है बेटा, वॉलेटाइल है। मतलब कि हम मान करके चल रहे हैं कि दोनों की भाई साहब वेपर बन रही है। अब क्या होगा, हमने तो इसे किया हीट, तो जब बेटा इसे हम गर्म कर रहे हैं तो हमें यहां पर वेपर मिल रही है। अब जो वेपर मिल रही है बेटा, इस वेपर में सॉल्वेंट भी है और बच्चों इस वेपर में सॉल्यूट भी है। अब क्या आप मुझे बता पाएंगे वेपर किसकी ज्यादा बनेगी? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस वेपर में सॉल्वेंट भी है और साथ ही साथ सॉल्यूट भी है। अब बेटा किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? ऑब्वियस सी बात है कि बेटा सॉल्यूशन में जिसकी अमाउंट या जिसके मोल या जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी।
बहुत आसान बात भाई। अब वेपर ज्यादा बनेगी तो ये वेपर यहां पर आकर के क्या लगाएगी, सरफेस में प्रेशर लगाएगी। तो बेटा जिस कंपोनेंट की वेपर ज्यादा बनेगी उसके कारण वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और इस बात को राउल्ट ने लॉ बना दिया और इसे कहते बेटा हम राउल्ट्स लॉ। बड़ी आसान सी बात बोला इसने कि एक सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होगा बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसके कारण पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यही होता है आपका राउल्ट्स लॉ। चलिए देखते बेटा इसके स्टेटमेंट वगैरह और कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर ये आता है बेटा कम से कम 3 या 4 मार्क्स में आपको आएगा, तो कैसे लिख के आना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं बेटा, जो भी आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका वॉलेटाइल होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी बेटा क्या बननी चाहिए, वेपर बननी चाहिए, तभी तो प्रेशर लगाएगा। इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component in the solution। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे हम लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में ताकि पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहां पर मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ना बोले बेटा, हम बोले क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे बेटा PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यही है आपका राउल्ट्स लॉ कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अभी बेटा इसको हम लिखते हैं PA इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वल में बदलूंगा तो सभी जानते हैं बेटा एक कांस्टेंट लगाना होगा K, और अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो बेटा प्योर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो PA की जगह हम बेटा फिर हमें लिखना पड़ेगा PA नॉट। ठीक है बेटा, PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू K, और XA की जगह जाएगा बेटा 1, क्यों आ जाएगा, देखिए XA प्लस XB 1 होता है, ये बात तो आप लोग जानते हो है ना, अभी मैंने आगे बता चुका हूं। अभी क्या है, प्योर सॉल्वेंट मतलब बेटा इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्यूट नहीं है मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो बेटा कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 1, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा 1। ठीक है, और इससे बेटा क्या जाएगा, PA नॉट इज इक्वल टू K, और हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में K की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या जाएगा, PA इज इक्वल टू, यहां पर बेटा मेरे पास क्या आएगा, PA इज इक्वल टू K की जगह बेटा क्या रख रहा हूं मैं, PA नॉट, PA नॉट, और साथ में मेरे बच्चों क्या होगा, XA। और ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, लेकिन फिलहाल ये केवल किसके लिए बेटा, सॉल्वेंट के लिए। चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्यूट के लिए भी लिख सकते हैं, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे सिमिलरली फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर बेटा सॉल्यूट वॉलेटाइल होगा तभी ये आप अप्लाई करना, मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ है बेटा ये केवल और केवल वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए ओबे होता है। क्या लिख सकता हूं मैं वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, PA की जगह आएगा बेटा PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, जहां पर बेटा PB क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कारण लगने वाला पार्शियल वेपर प्रेशर, PB नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा इसे हम लगाना चाहते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करें बेटा, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ क्या बोलता था, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि एक कंटेनर के अंदर जितनी गैसेस है टोटल प्रेशर उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वी कैन से दैट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एंड P टोटल विल बी इक्वल टू, PA की जगह बेटा रखा मैंने PA नॉट XA, और बच्चों PB की जगह मैंने लिखा क्या,
पीबी नॉट एक्स बी। और इस तरीके से बेटा ये आया एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा कभी भी न्यूमेरिकल में भी मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो मैं बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। याद रखेंगे बेटा, पी टोटल या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। और यही है बेटा राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप ये बढ़िया से बेटा लिख के आ जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड परीक्षा का फेवरेट टॉपिक में से एक है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो बेटा हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर में यानी कि ऑल कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बेटा डेफिनेशन वगैरह बताना चाहूं तो क्या लिखूंगा? द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि जो राउल्ट लॉ को ओबे करे। अब राउल्ट लॉ ओबे करना मतलब बेटा कि जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मेजर किए गए वेपर प्रेशर के इक्वल हो। अब राउल्ट्स लॉ से कैसे करते हैं बेटा अपन, आपको पता ही है, यानी कि जिसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर बराबर हो पी ए नॉट एक्स से, पी ए नॉट एक्स से प्लस बेटा पी बी नॉट एक्स बी। ये राउल्ट ने बताया था। देखिए हमने देखा कि कभी हमने किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, और ये राउल्ट के हिसाब से निकाला गया, ठीक है ना, ये राउल्ट के हिसाब से निकाला गया। तो जिसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मेजर किए गए प्रेशर के इक्वल आए बेटा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जिसका इक्वल ना आए वो कहलाएगा बेटा क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें करते हैं हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो क्या है बेटा? द सॉल्यूशन which follows the Raoult's law at any temperature and pressure is called ideal solution। फॉलो करता है मतलब बेटा इसके लिए क्या क्या लिख सकता हूं मैं कि इसका जो PA होगा वो PA नॉट XA के बराबर होगा बच्चों। साथ ही साथ इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो PB होगा इट विल बी इक्वल टू PB नॉट XB, एंड P सॉल्यूशन जो होगा यानी कि P टोटल जो होगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के इक्वल होगा। तो जो बेटा राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एग्जांपल। अब इन एग्जांपल्स को कैसे पूछा जा सकता है? एक तो बेटा जब हो सकता है आपको बोल दे कि एक्सप्लेन द आइडियल सॉल्यूशंस, तो आपको फिर एग्जांपल तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऐसे भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा कैसे पहचाने हम? बड़ा आसान है। ऐसे सॉल्यूशन जो बेटा सेम कास्ट के हो, जो एक ही जात वाले कंपोनेंट के सॉल्यूशन होंगे, वो कहलाएंगे बेटा अपने क्या? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एक ही कास्ट कहने का मतलब या तो बेटा एल्केन तो एल्केन एल्केन हो, एल्कोहल एल्कोहल हो, हेलो एल्केन हो, तो उनको बोलेंगे आइडियल। जैसे बेटा द सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है, तो ये एल्केन एल्केन है बेटा, तो इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये भी आपका एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, दोनों बेटा नॉन पोलर एरोमेटिक कंपाउंड है। सॉल्यूशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया अगर सेम टाइप के कंपाउंड्स हो, मतलब बेटा जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो या सेम होमोलोगस सीरीज हो, तो वो क्या बनाएंगे? अपने आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं अगले जो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज एक एक करके देखेंगे बेटा। इनमें क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि जब सॉल्वेंट अकेला था उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस थे और सॉल्यूट अकेला था उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस थे, इनको मिलाने पर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनेंगे। यानी कि द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इक्वल टू द सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहने का मतलब बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद ना तो बॉन्ड पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ और ना ही पहले के कंपेयर में बेटा वीक हुआ। फिर इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? चेंज इन वॉल्यूम।
चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0। मतलब बेटा मान ले 50 ml तूने एक सॉल्वेंट लिया, 50 ml सॉल्यूट लिया और मिलाया तो सॉल्यूशन 100 ml बनेगा। ना तो बेटा उससे कुछ कम बनेगा और ना ही ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड पहले जितने स्ट्रांग थे बाद में भी उतने ही स्ट्रांग है। इस बात को बेटा एग्जाम में चाहो तो आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इस बात को, ठीक है, कि चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। फिर बेटा अगली बात है चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी 0 होगी बेटा। मतलब जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएंगे ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू 0। चलिए बेटा देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल पक्की बात है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें क्या होगा बेटा, पीए विल नॉट बी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, फिर बेटा पीबी विल नॉट बी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, और साथ ही साथ बेटा पी सॉल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। मतलब बेटा जिसमें सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से मेजर किए गए प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें बेटा, अदर कास्ट के कोई भी हो, मतलब बेटा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल तो भाई साहब मेरा अल्कोहल है और वाटर तो बेटा वाटर है ही, तो इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है, एक नॉन आइडियल। इथेनॉल एंड एसीटोन ये भी नॉन आइडियल है बेटा, एसीटोन एंड बेंजीन ये भी नॉन आइडियल है, और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन ये भी आपका नॉन आइडियल है। फिर बेटा फिनॉल एंड एनिलीन ये भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। कुल मिला के बेटा किसी भी कंपाउंड में किसी को मिला दो, पोलर पोलर को या अलग अलग ग्रुप वालों को मिला दो, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल। तो पहली बात तो बेटा इसमें क्या होगा कि जब सॉल्वेंट अकेले थे बेटा तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या तो वीक हो जाएंगे या तो स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू द सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर बेटा सेकेंड बात यहां पर है चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 0। मतलब बेटा जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो 0 नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब बेटा आपने सॉल्यूट लिए 50 ml, सॉल्वेंट लिए 50 ml, मिलाओगे तो हो सकता है 101 या 99 ml बन जाएगा, ठीक है। यहां पर बेटा चेंज इन एंथैल्पी भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट बेटा रिलीज होगी, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे तो बेटा मैंने प्रॉपर्टीज में ही बहुत सारी बातें इसकी कर चुका हूं, लेकिन एक एक करके हम इसकी डिफरेंस भी देख लेते हैं। कम से कम 4 पॉइंट आपको लिख के आने होते हैं एग्जाम में। द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, and the solutions which do not obey the Raoult's law at all temperature and pressure are called non-ideal solution। तो ये था बेटा पहला पॉइंट, और आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बेटा। the solvent intermolecular forces are equal to solvent and solute intermolecular forces, whereas the solvent and solute intermolecular forces are not equal to solute intermolecular forces। next है बेटा थर्ड, change in volume ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते बेटा शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बेटा चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 0, मतलब कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0। इट मींस डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। और यहां पर भी लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, है ना।
तभी तो नॉन आइडियल होगा। फिर एक एक एग्जांपल लिख दें बेटा कम से कम, जैसे एन हेप्टेन एन हेक्सेन लिख लें, और यहाँ क्या इथेनॉल एंड वाटर हमने लिख दिया। तो ये बनता है बेटा इनके बीच में डिफरेंस। और अगर ये आता है 4 नंबर या 3 नंबर देके जाएगा बेटा कम से कम, तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में हमने क्या बोला भाई साहब कि जो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, कि जो एक्चुअल में हमने मशीन से मेजर किया वो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मेजर किए गए प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, यानी बेटा या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। अगर बेटा ये रहा उससे ज्यादा, क्या ऑब्जर्व वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मेजर किए गए प्रेशर से ज्यादा रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और अगर बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से मेजर किए गए प्रेशर से कम रहा, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें भी डिफरेंस बेटा बड़े आराम से आपको पूछा जाता है, तो डिफरेंस तो अपन देखेंगे बेटा, कर ही लेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर ले। इनमें क्या बोल रहा हूं बेटा कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा इट विल बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ, यानी कि PA0XA प्लस PB0XB से ज्यादा होगा इसका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। साथ ही साथ बेटा वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वीक हो गए, तब तो बेटा वेपर ज्यादा बनी और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बेटा ये वीक हो जाते हैं पहले के कंपेयर में, आर वीकर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और क्या होगा बेटा इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब कि मिलाने पर जो चेंज इन वॉल्यूम है बेटा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह से चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया बच्चों एक दूसरे में, तो हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहने का मतलब क्या है बेटा कि PA0XA प्लस PB0XB से कम होगा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। इसमें अब कम क्यों है प्रेशर, क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बीच में बॉन्डिंग पहले के कंपेयर में स्ट्रांग हो गई, और स्ट्रांग बॉन्डिंग होने के नाते वेपर कम बनेगी बेटा, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी सॉल्वेंट जो बेटा बॉन्ड होगा ये स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, अभी डिटेल में अपन प्रॉपर आगे चल के देख ही लेंगे। फिर बेटा इसमें क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम, मतलब क्योंकि बॉन्ड पहले के कंपेयर में स्ट्रांग हो गया तो वॉल्यूम घट जाएगा, यानी कि नेगेटिव होगा बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फिर चेंज इन एंथैल्पी भी नेगेटिव होगा, मतलब कि बेटा हीट क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये इस तरह से होगा। चलिए तो इनमें बेटा डिफरेंस देख लेते हैं अपन, और डिफरेंस बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा, डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो आप देखते हैं आते ही रहते हैं ना। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन, वो है बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन। पहला पॉइंट यहां पर हम देखते हैं क्या है, इन दीज सॉल्यूशंस द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ। यानी बेटा आप चाहें तो यहां पर जरूर मैथमेटिकल फॉर्म में ये मेंशन कर दें, इसके लिए इस बात को हम ऐसे भी लिखें, P observed will be greater than PA0XA प्लस PB0XB, ये साथ में लिख दें तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। यहां पर क्या होगा बेटा कि द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ, मतलब कि P observed is less than PA0XA प्लस PB0XB, ये हो गया। फिर बच्चों अगला देखें, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा स्ट्रांग हो जाएंगे। और नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। इतना नहीं लिखना है बेटा, शॉर्ट में लिख सकते हो आप, डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। और बेटा इसमें क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं, इसमें अपन और भी चीजें हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि चेंज इन एंथैल्पी
यहां पर होगी बेटा, ये नेगेटिव लिख गया, ध्यान रखें, ये होगी क्या बेटा, पॉजिटिव, ध्यान रखें। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, यानी कि बेटा ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, सॉल्यूशन का बनना क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा यहां पर क्या होने वाली है, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव। यहां पर बेटा एक एग्जांपल, इथेनॉल एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो ये इस तरह से डिफरेंस बनते हैं बेटा, कम से कम 4 पॉइंट, और एक एक एग्जांपल आप याद कर ले तो आपका काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, यहां से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से यहां से आगे जो भी टॉपिक जाता है बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिजर्व करता है, यानी कि यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आते। आप चाहें तो पुराने पेपर्स वगैरह उठा करके देखें, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है बिल्कुल बेटा इसी टॉपिक से पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है बच्चों क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखते हैं हम। किसी सॉल्यूशन की, ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है मतलब कि सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि सीधी बात समझो बेटा, नो बकवास, एक सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, पानी में शक्कर मिला रहे हैं बेटा, तो शक्कर तो भाई साहब मेरा क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, शुगर की वेपर तो नहीं बनती बेटा। या आप NaCl सॉल्ट ले लो बेटा, या आप ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, इनकी बेटा वेपर नहीं बनती। तो जैसे जिन सॉल्यूट की बेटा वेपर नहीं बनेगी उनकी बात यहां कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो किसी सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता है तो ये प्रॉपर्टीज भी बेटा बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेगा तो ये प्रॉपर्टीज भी घटेंगे। इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात अगर आती तो आपके सिलेबस में, यानी कि बेटा टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना बेटा। तो चलिए देखते हैं इसको एक एक करके हम बात करते हैं। पहला क्या है आपका, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा रिलेटिव तो ठीक है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग मतलब कमी, है ना। तो क्या होता है थोड़ा सा बेटा पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में बेटा आपने एक प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। क्या लिया है बेटा, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपने ले लिया है क्या, प्योर सॉल्वेंट, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। अब बेटा आपने क्या किया, इस कंटेनर में दूसरे तरफ सॉल्यूशन ले रखा है। मान लो बेटा यहां पर आपने ये इतना ही बड़ा एक दूसरा कंटेनर लिया और सॉल्वेंट जितना था बेटा वही है, और दूसरे तरफ इसी सॉल्वेंट में आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है। दिस इज सॉल्वेंट, और इसमें बेटा आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे बेटा आप शुगर मिला सकते हो, यूरिया मिला सकते हो, ग्लूकोज मिला सकते हो, सॉल्ट मिला सकते हो बेटा, कॉमन सॉल्ट वगैरह कुछ भी, तो ये सब नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो यहां पर एक तरफ देखिए क्या है मेरे पास, प्योर सॉल्वेंट है बेटा, और दूसरी तरफ मैं कंसीडर कर रहा हूं दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, NVS लिख दिया हूं बेटा मैंने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आप पूरा लिखें बेटा, एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में ना लिखें, है ना। तो अभी क्या है, ये है आप प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा होता क्या है, मान के चलो इसे मैंने गर्म करना शुरू किया और इसे भी गर्म करना शुरू किया।
अब गर्म करेंगे बेटा, पक्की बात है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है तो यहां हमें इसकी वेपर मिलेगी। ठीक है बेटा, वेपर मिलेगी और ये वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, जिसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, और इसे हम मानेंगे बेटा PA0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या मानेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी यहां भी भाई हमें वेपर मिलेगी, लेकिन यहां पर देखिए सॉल्यूट तो खुद कैसा है बेटा? नॉन वॉलेटाइल। अब सॉल्यूट के पार्टिकल ऑब्वियसली बेटा सरफेस में भी होंगे, और क्योंकि ये सरफेस में है, खुद वेपर नहीं बन रहे, नॉन वॉलेटाइल, खुद वेपर बन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, और साथ में नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को भी वेपर बन के ऊपर नहीं जाने देंगे। और इस तरह से मैं कह सकता हूं बेटा कि यहां केवल सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, और वेपर की जो अमाउंट होगी एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि देख, पूरा सॉल्वेंट वेपर बन के जा ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? ऊपर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ना खुद वेपर बन रहा है और ना ही बेटा वेपर बन के इसको भागने दे रहा है। बिल्कुल हमारे मोदी जी की तरह, ना खा रहे ना खाने दे रहा है बेटा। तो उसी तरह से ये क्या, ना तो ऊपर खुद जा पा रहा है और ना ही वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने दे रहा है। यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, इसे मान लीजिए मैं बोलता हूं PS, या बेटा PA भी बोल सकते हैं। PA क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर तो सॉल्वेंट के ही कारण है। सॉल्यूट तो बेटा नॉन वॉलेटाइल है, खुद भी वेपर नहीं बन रहा, ऊपर जाने भी नहीं दे रहा, यानी कि यहां पर प्योर सॉल्वेंट था तब भी केवल सॉल्वेंट की वेपर बनी थी, और जब बेटा सॉल्यूशन बना तब भी सॉल्वेंट की ही वेपर बनी। लेकिन यहां वेपर कम बनी, यहां वेपर ज्यादा बनी। जहां वेपर ज्यादा होगी उसका बेटा वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी कि जब मैंने एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया बेटा, तो वेपर क्या हो गई? कम हो गई, और वेपर प्रेशर भी कम हो गया। वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई? कभी बेटा कमी निकालना हो तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ गई बेटा कमी। इस कमी को हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन बेटा हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या है बेटा? कि हम यहां पर इस कमी को किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो व्हेन दिस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड with respect to the vapor pressure of pure solvent, then it is called relative lowering in vapor pressure। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? relative lowering in vapor pressure। तो बड़ी बात है कि जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बेटा इसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, और वेपर प्रेशर में आने वाली इस कमी को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सिंपली मैं बोलूंगा, ऑन मिक्सिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, एंड दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड lowering in vapor pressure, and when this lowering in vapor pressure is calculated with respect to the vapor pressure of pure solvent, then it is called relative lowering in vapor pressure। तो चलिए देखते हैं बेटा डेफिनेशन वगैरह क्या है relative lowering in vapor pressure। On mixing a non-volatile solute in a pure solvent, its vapor pressure decreases. This decrease in vapor pressure is called what? Lowering in vapor pressure. This lowering in vapor pressure with respect to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure। तो ये तो हो गई बेटा थ्योरी। अगर आ गया व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बड़े प्यार से बेटा हम ये लिख देंगे, बड़ा आसान सी बात है। लेकिन हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर बेटा थ्योरी की डेफिनेशन आएगी तो गारंटी मैं बता रहा हूं आपको एक डेरिवेशन भी आएगा। आपको हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को आएगा बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं डिटर्मिनेशन of molar mass of solute by lowering in vapor pressure। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को बेटा m सॉल्यूट लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ जाए, आप पूरा लिखें बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय किससे निकाल रहे हैं बेटा हम? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। तो देखिए बेटा एक डेरिवेशन भी है और साथ में जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा आप लोग उसे याद भी कर ले बेटा, तो बढ़िया होगा। सबसे पहले ये बताइए हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? PA0 माइनस PA अपॉन PA0, ये है बेटा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अब राउल्ट्स लॉ का अगर मैं ध्यान दूं बेटा, राउल्ट्स लॉ क्या था? अभी हमने पढ़ा PA इज इक्वल टू PA0 x है। तो यहां पर बेटा PA की जगह में क्या लिख दूं? माइनस में
पी ए की जगह बेटा मैंने लिखा पी ए नॉट एक्स ए अपॉन बेटा पी ए नॉट। अब क्या कर रहा हूं, ऊपर से मैं पी ए नॉट कॉमन ले रहा हूं बेटा, तो 1 माइनस एक्स ए आएगा अपॉन पी ए नॉट। तो बेटा पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल, और यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं 1 माइनस एक्स ए को एक्स बी। क्यों भाई, क्योंकि याद करो हमने बोला था एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज कितना होता है 1, यानी कि बेटा एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। तो इस तरह से बेटा 1 माइनस एक्स ए के बराबर लिख दिया मैंने एक्स बी को। तो कुल मिलाकर के अभी तक की कहानी से शिक्षा जो प्राप्त होती है, हमारे पास जो एक फॉर्मूला आया पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एक्स बी बोले तो मूलर मास मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक बात तो ये ध्यान रखें, ट्रू फॉल्स वगैरह में बेटा अगर पूछ ले तो बनना चाहिए कि द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन बेटा हमें तो निकालना था मूलर मास, हम तो निकालने चले थे बच्चों मूलर मास, तो चलिए निकालेंगे, मूलर मास भी निकालेंगे बेटा। तो हमने बोला पी ए नॉट एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या है बेटा एक्स बी मूल फ्रैक्शन ऑफ बी। याद करो बेटा इसका फॉर्मूला मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, ये हो गया। अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है बच्चों वो सॉल्यूशन रहा कैसा डाइल्यूट, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यहां पर डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट तो बहुत कम है इसमें, तो अगर बेटा सॉल्यूट तो बहुत कम है तो हम मान के चलेंगे कि सॉल्यूट के मोल ऐड करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बेटा सॉल्वेंट के मोल के ही बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम निकाल सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए। ठीक है बेटा, एन ए प्लस एन बी की जगह एन ए रख लें। तो देख बेटा हर डेरिवेशन में फिजिक्स में भी आप देखते होंगे एक कहीं ना कहीं पॉइंट आता है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यहां ये लेना है नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही पॉइंट बेटा ये है, अगर आपने यहां पर ये लेना भूल गए तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं आगे दिक्कत होगी। अब मोल के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। एन बी की जगह हमने रखे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एन ए की जगह हम बेटा क्या रखें गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। या बेटा एक काम करूं इसको मैं मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया होगा, तो सीधे ये काम कर रहा हूं बेटा, एक स्टेप खा रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाएं। ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए भाई साहब मुझे तो चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दिख गया भैया, बन गया मेरा काम तो बन गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा बेटा, देख इसको मैंने इधर ले आया, ये पूरा उठा के वहां फेंक दे, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन यहां लिखेंगे बेटा ये क्वांटिटी यानी कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ये आ गया इंटू साथ में क्या है बच्चों डब्ल्यू ए, और ये आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बिल्कुल आप कर लीजिए इसको अच्छे से तैयार, आपको ये 4 नंबर देकर के जाएगा। इसमें क्या होगा 4 नंबर में डेफिनेशन और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा ये डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बढ़िया से आप लोग एक बार लिख के प्रैक्टिस वगैरह कर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो एग्जाम में। चलिए अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure। यानी कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, या बेटा हम बोल सकते हैं जनरली इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 बार या 1 atm हो जाए बेटा, उसे हम उसका क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बेटा वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम हीट करते हैं तो बच्चों उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 बार के बराबर हो जाता है। तो यहां पर एलिवेशन मतलब होता है बेटा बढ़ना,
तो होगा क्या, जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ेगा बेटा, जो ग्रोथ आएगी, जो इंक्रीज होगा, वही कहलाएगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मान लो यहां पर एक तरफ मैं ले रहा हूं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, एक तरफ है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट और दूसरे तरफ है इसी प्योर सॉल्वेंट में हमने मिलाया है क्या, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हम कह सकते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, इसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट में मान रहा हूं TB नॉट, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB। तो क्योंकि बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना, यानी कि जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब कि बेटा ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, मान लो बेटा कितना बढ़ा, उसको हम डेल्टा TB लिखना चाहते हैं, तो कितना बढ़ा, ज्यादा वाली वैल्यू से बेटा कम वाली वैल्यू को माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि कितना बढ़ा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑन मिक्सिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो चलिए बेटा देखते हैं डेफिनेशन वगैरह और आगे फिर हम समझते हैं इसका भी एक डेरिवेशन, है ना। तो डेफिनेशन वगैरह बेटा यहां तो है नहीं, चलिए देखता हूं मैं। इसमें एक काम करते हैं बेटा, डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूं, आप चाहे तो बेटा इसको लिख लें और याद रखें बेटा क्या होगा, ऑन मिक्सिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। चलिए अब हम देखते हैं, यहां से भी हम क्या निकालना चाहेंगे बेटा, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेरा मकसद ही है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे बताना है। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बेटा मुझे क्या बताना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां भी बताएंगे बेटा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना चाह रहे हैं किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो बेटा यहां जब आप डेरिवेशन एग्जाम में करोगे तो आप सीधे बेटा एक चीज याद रखोगे कि दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से अपने को काम चालू करना है बेटा। अभी क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं KB। यहां बच्चों KB एक कांस्टेंट है, ये भी याद रखें, इसके बारे में भी 1 मार्क में कुछ पूछ सकता है। इसको हम बोलते हैं यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा इसे हम बोलते हैं क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी यूनिट आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट होती है बेटा, ध्यान रखने लायक बात है ना। चलिए हम तो निकालने चले थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इस तरीके से अपन लगा देंगे। अब क्या होगा भाई साहब, मुझे तो चाहिए मोल्स ऑफ, मुझे तो चाहिए बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मोल की जगह क्या रखें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या किया बेटा, इस मोल की जगह में गिवन मास बाय मोलर मास रखा और साथ में बच्चों यहां पर WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, केजी में है बेटा। अगर ग्राम में होगा बालकों तो क्या कर देना आप, इंटू 1000, क्योंकि ज्यादातर केस में आपको ग्राम में ही दिया रहता है, इसलिए मैंने इंटू 1000 कर दिया हूं। अगर बेटा केजी में हो तो इंटू 1000 नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो बेटा केजी में लेके कर लो फॉर्मूला, तो 1000 हटा देना, ग्राम में लेके करोगे तो लगा देना, देख लेना बेटा जैसा भी हो। अगर ये ग्राम में होगा तो ऐसा होगा। चलिए मुझे तो भाई साहब चाहिए है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एक काम करो बेटा, फॉर्मूला जब आप एग्जाम में डेराइव करोगे ना तो इसको केजी लेकर ही चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिया है, इसको इधर फेंक दूं बेटा, तो ये हो गया KB इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेल्टा TB
इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर बेटा ग्राम में हो तो इनटू 1000 मेरे बच्चे इसको कर लेंगे। और ये आ गया बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख बेटा एक बात की गारंटी समझ, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई एक तो गारंटी है आएगी, 100% गारंटी। तो आप चारों को एक बार ढंग से पढ़ लो बेटा और बस निश्चिंत हो जाओ आराम से। तो ये हो गया क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बेटा फिर अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आपको लेके चलता हूं, जिसका नाम क्या है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस होना मतलब बेटा घटना, ठीक है ना। तो हो सकता है भी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेस हुए होगे बेटा, घटे होगे, आपके बेटा लगा होगा कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं बेटा, जब तक अपन साथ में तो बहुत बढ़िया एग्जाम अपना जाने वाला है। चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेस होना यानी कि घटना, मतलब बेटा कम होना। मान के चलिए मेरे पास था एक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। अब इस प्योर सॉल्वेंट में बेटा मैंने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया। एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया मतलब बोलूंगा बेटा मैं सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये मैंने ले लिया, दिस इज अवर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बेटा। अभी क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट था, मान के चलो बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF0 और बेटा दिस सॉल्यूशन हैज फ्रीजिंग पॉइंट TF। अब बेटा डिप्रेशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कब, जब तू एक प्योर सॉल्वेंट में बेटा सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा बेटा, सॉल्यूशन का। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा। यानी कि बेटा प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो उसमें शक्कर डाल दो तो अब वो 0 डिग्री में भी बर्फ नहीं बनेगा, वो -5 डिग्री -10 डिग्री में बर्फ बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपने शक्कर कितनी मिलाए हो। तो अभी क्या है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बताऊं कि कितना घटा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, यही होगा बेटा आपका डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होगी बच्चों डेफिनेशन, ऑन मिक्सिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस and this decrease in freezing point is called depression in freezing point। चलिए बेटा देखते हैं डेफिनेशन वगैरह, वही है ऑन मिक्सिंग a non volatile solute in a pure solvent its freezing point decreases, this decrease in freezing point is called depression in freezing point। तो बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, TF0 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बेटा आपको इससे क्या निकालने को आएगा, जो कि हम हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहे हैं, क्या आएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल टेंशन की कोई बात ही नहीं है बेटा। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला बेटा डेरिवेशन ढंग से किया है तो ये तो सेम टू सेम वैसे ही है बेटा। दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी and this proportionality sign is converted into equal, then we will use a constant kf। पहले बेटा हमने लगाया था kb और अब लगा रहे हैं kf, और साथ में बेटा इनटू में क्या है, मोलैलिटी। यहां पर जो kf है बेटा, kf एक कांस्टेंट है जिसको बेटा हम बोलते हैं क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा इसे हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। हमें तो चाहिए भाई साहब क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बड़े आराम से निकाल लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोलैलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। काय में होना चाहिए बेटा, केजी में, ग्राम में होगा तो मेरे बालक इनटू 1000 कर लेंगे। तो अभी क्या होगा बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। यहां पर मोल की जगह बेटा फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी बेटा तुझे तो चाहिए क्या, मोलर मास। तो आ गया बेटा, तेरा काम तो हो गया। ये MB को इधर लिया, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KF इनटू
WB अपॉन डेल्टा TF अप इंटू WA kg में होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कोई बुराई वाली बात नहीं बेटा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करे, आसान सा सिंपल सा डेरिवेशन है। इसको बढ़िया से बेटा एक दो बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम में कहीं कोई मिस्टेक ना हो सके। चलिए बेटा अगली और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस बात को समझने के लिए बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस। क्या पता होना चाहिए बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आप बेटा अपनी डेली लाइफ में भी इसके ढेरों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेटा आपने किशमिश को बेटा पानी में डाले तो फूल गया, या बेटा अंगूर को पानी में डाल दो बहुत देर तक तो पिचक जाएगा, या बेटा चने को रात में भिगो के रखते हैं तो वो भी फूल जाता है बेटा। मम्मी जो छोले की सब्जी बना रही हैं उसके लिए वो रात में उसको भिगो के रखती है बेटा तो वो भी फूल जाता है। तो ऐसे बेटा ढेरों एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑस्मोसिस के। तो अभी ऑस्मोसिस होता क्या है इस बात को अपन समझते हैं बेटा। ये आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर लिया आपने, और बच्चों आपने बीच में लगा दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटा एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर से उधर आ जा सकते हैं, लेकिन बच्चों सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर उधर आ जा नहीं पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और बेटा यहां से एक क्वेश्चन बनता है, केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस कंपाउंड से बनती है। तो याद रखना बच्चों, कॉपर फेरोसाइनाइड से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जा सकती है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉपर फेरोसाइनाइड। अगर इसका बेटा फॉर्मूला वगैरह देखें तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Cu2Fe(CN6) इसका फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से बेटा जब हम एक कंटेनर में बीच में तो हमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक तरफ बेटा हमने भरे सॉल्यूशन, या तो बेटा एक तरफ भरो प्योर सॉल्वेंट और दूसरे तरफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, या तो बेटा दोनों तरफ भी आप सॉल्यूशन भर लो, कोई बुराई नहीं है। हाँ बस ये है बेटा कि दोनों तरफ जो सॉल्यूशन होने चाहिए उनकी बेटा कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन कैसी होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए। मान के चलो ये मैंने पहला सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्वेंट के अंदर बेटा कोई सॉल्यूट भरा था, ठीक है। इसको हमने बोला दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बेटा लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन यहां पर है। और जबकि बेटा ये हमने लिया एक और सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बेटा इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस इज योर व्हाट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो होता क्या है बेटा, जब हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने आप बेटा भगवान की कृपा से अपने आप क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से यानी बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भागने लगते हैं। होता क्या है बेटा कि सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप भागने लगता है, मतलब बेटा स्पॉन्टेनियस फ्लो होने लगता है सॉल्वेंट का। The spontaneous flow of solvent from low concentration to high concentration solution through a semi-permeable membrane is called osmosis। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वगैरह और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ऑस्मोसिस क्या है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की ये डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले अपन समझते हैं। एक काम करें, हमने ये डायग्राम बनाया था, क्यों दोबारा बनाए, हम इसी की मदद लेते हैं बेटा। होता क्या है देखिए, सॉल्वेंट इधर से इधर भाग रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि बेटा पक्का है कि इसमें कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर बेटा क्या हम लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। हम लगाते तो जब हम प्रेशर लगाते तब ये भागता, ये तो बेटा अपने आप भाग रहा है, अपने आप भाग रहा है, अपने आप फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि प्रेशर भी अपने आप लग रहा है, मतलब बेटा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
एक्टिंग ऑन द लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ड्यू टू विच ऑस्मोसिस अकर्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ये बेटा। दूसरा, मान के चल यहां से जो प्रेशर अपने आप लग रहा है, अगर बेटा हम यहां से अपने तरफ से लगाने लगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हम लगाने लगे अपने तरफ से, तो क्या होगा, हम यहां से प्रेशर लगाएंगे तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर से इधर हो रहा था बेटा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट भाग रहा था, अब उसका भागना बेटा धीरे धीरे कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि हमने यहां से प्रेशर लगाया तो यहां से सॉल्वेंट इस तरफ भी भागना चाहेगा, और एक टाइम आएगा बेटा जब हमने प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर लगाया तो यहां से यहां सॉल्वेंट का जाना बंद हो गया है, यानी कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया है। तो जो प्रेशर हमने यहां लगाया जिससे ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया है, वह भी बेटा क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? देखिए यहां से प्रेशर कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, यहां से प्रेशर कौन लगा रहा है, भगवान लगा रहा है, मतलब बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसके कारण ये भाग रहा था। अगर जितना प्रेशर लगने पर ये भाग रहा था उतना ही प्रेशर यहां से लगे तो ये भाग नहीं पाएगा, ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा ना ही इधर से उधर, क्योंकि दोनों में लगने वाले प्रेशर क्या हो चुके होंगे बेटा, इक्वल हो चुके होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ड्यू टू विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रही बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ड्यू टू विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा देख, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, और इसे हम फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहां बेटा सी का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ध्यान रखें बेटा, सी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, या आप इसे बोल सकते हैं इट इज मोलैरिटी। आर क्या है, आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा, जो केमिस्ट्री में ढेरों जगह यूज करते हैं आप, और टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से पाई इज इक्वल टू क्या बनता है, फॉर्मूला सी आर टी। अब हर बार हमें इसमें भी आएगा बेटा, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला को लेके चलें और इसी को आगे बढ़ा दें बेटा। पाई इज इक्वल टू सी मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू आरटी। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो मेरे बालक जानते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम फिलहाल लीटर में है, इनटू आरटी। अगर ml में वॉल्यूम रहा तो इनटू 1000 तो बेटा हम कर ही लेंगे। ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हमने उठा के यहां फेंका, इसको बेटा यहां लाया, ये आएगा इधर, तो ये हो गया क्या, पाई इंटू वी इन लीटर, और साथ में बेटा आरटी। ये बन गया आपका क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, ये था आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे बेटा मोलर मास का, सॉल्यूट के मोलर मास का बेटा एक छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, अभी बेटा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड 2-3 टर्म है, ऐसे ही बेटा डिस्कस कर ले रहे हैं अपन। जैसे बच्चों अगर कोई 2 सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उनको हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर 2 सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो एक कहलाता है बेटा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है बेटा वो कहलाएगा क्या, हाइपोटोनिक। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए बेटा होता क्या है, यहां से प्रेशर किसमें, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रेशर ऑटोमेटिकली लग रहा था बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, जबकि यहां से प्रेशर हम लगा रहे हैं। अगर मैंने प्रेशर लगाया बेटा, प्रेशर लगाना चालू किया तो क्या हुआ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अपने आप थोड़ा स्लो हो गया। मैं प्रेशर और बढ़ाया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और कम हो गया बेटा। एक फिक्स प्रेशर में आकर के पानी का जो फ्लो था वो रुक गया, सॉल्वेंट का जो फ्लो था वो रुक गया। अब मैं और प्रेशर लगाऊं तो अगर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद भी मैं यहां पर प्रेशर लगाते जाऊं तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाने के बजाय अगर मेरा प्रेशर यहां ज्यादा है तो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा, और इसे हम बोलते हैं बेटा RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका RO यानी कि वाटर RO बेटा, वाटर को जो आप प्योर करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, वो यही है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा बेटा, व्हेन
द pressure exerted on the high concentration solution is greater than the osmotic pressure, then the flow of solvent occurs from high concentration solution to low concentration solution, then it is called reverse osmosis. तो अगर बेटा ऐसी छोटी मोटी बातें एक दो नंबर में कभी को आ जाए तो आपको बनना चाहिए, छोटी छोटी बातें बेटा लेकिन पूछ ली जा सकती हैं। चलिए अब हम चैप्टर के बेटा ऑलमोस्ट एंडिंग में आते चले जा रहे हैं और बढ़िया से बेटा हमारा काम बढ़िया हो गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी कि कैसे हम फटाफट बेटा बहुत सारे चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कर चुके हैं। तो देखिए एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल क्या होता है बेटा, होता क्या है, जैसे मान लो आपने लिया NaCl, ठीक है, NaCl का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया बेटा, तो होता क्या है, क्योंकि NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें होता है बच्चों डिसोसिएशन, यानी कि ये अपने आयंस में ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है बेटा, ये अपने आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अब होगा क्या इससे बेटा, इसका जो मोलर मास है ये बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा, एक बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ, यहां पर डिसोसिएशन हुआ। अब कभी कभी हम देखते हैं बच्चों क्या कि जरूरी नहीं हमेशा डिसोसिएशन हो, कभी कभी यहां एसोसिएशन भी हो सकता है। एसोसिएशन मतलब कभी कभी हम देखेंगे जैसे बेटा एसिटिक एसिड के केस में हम देखते हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं तो वो दोनों बेटा इकट्ठे होकर के इसका डाइमर बनाते हैं, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखिए कभी होगा क्या, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा या बेटा दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तब तो एबनॉर्मल मोलर मास की टर्म का कोई काम है ही नहीं। लेकिन बेटा अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो या तो उसमें एसोसिएशन होगा या तो उसमें बेटा डिसोसिएशन होगा। और एसोसिएशन या डिसोसिएशन को अगर हम कंसीडर करें उसमें बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है या तो बेटा बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्यों, देखिए यहां पर एक पार्टिकल का मास, इस पूरे एक पार्टिकल का मास ज्यादा था, लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ तो मास बेटा घट गया। यहां पर छोटे पार्टिकल का मास कम था, लेकिन जब इसने एक बड़ा पार्टिकल बनाया बेटा तो मास बढ़ गया। तो इस मास को हम बोलेंगे क्या बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास। सिंपल सी बात है कि फॉर द electrolyte solution, for the aqueous solution of an electrolyte, association or dissociation can be considered, and in case of association or dissociation the molar mass of solute is changed and the new molar mass is called what, abnormal molar mass। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं तो उसका जो मोलर मास होता है वो चेंज हो जाता है बेटा, और चेंज होने से जो नया मोलर मास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास। डिसोसिएशन होने में एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से बेटा कम हो जाता है, एसोसिएशन होने में एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से बेटा ज्यादा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह बेटा। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solute particles by considering the association or dissociation is called abnormal molar mass। ठीक है बेटा, क्या बोले हमने कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पार्टिकल्स by considering association or dissociation the molar mass of solute is called abnormal molar mass। सिंपल बात है बेटा कि अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके मोलर मास को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक एक करके कुछ बातें बेटा। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल मोलर मास, मैं बता चुका हूं बेटा आपको। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास विल बी लेस देन नॉर्मल। देखिए डिसोसिएट हुआ यानी कि छोटे पार्टिकल में टूटा तो एबनॉर्मल मास कम आएगा, एसोसिएट हुआ यानी कि बड़ा पार्टिकल बनाया एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा आएगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो बेटा वो डिसोसिएट हुआ ना तो एसोसिएट हुआ, मतलब कि उसका जो एबनॉर्मल मोलर मास है बेटा वो नॉर्मल के ही बराबर है, पहले के ही बराबर है। तो ये होता है बेटा क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। अब बेटा एक टर्म आती है वेंट ऑफ फैक्टर, क्या आती है बेटा,
वेंट ऑफ फैक्टर, और इस वेंट ऑफ फैक्टर को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो या तो बच्चों उसमें एसोसिएशन होता है या तो डिसोसिएशन। इससे क्या होगा, मान लीजिए डिसोसिएशन हुआ, एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था? द प्रॉपर्टीज ऑफ a solution containing a non-volatile solute which depend on the number of solute particles only। यानी कि बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़े, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़े बेटा तो इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की यहां पर दो वैल्यू बेटा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की दो वैल्यू है, एक बेटा बिना एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर करें और दूसरा एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर करके। मतलब कि एक बारी हम मान के चलें कि भैया हमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नाम की चीज आती ही नहीं है, तो उसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं बेटा तो होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है, डिसोसिएशन में बढ़ जाती, एसोसिएशन में घट जाती। तो इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस अगर हम डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंसीडर ना करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू, और बेटा अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसीडर करें तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। और एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था वेंट ऑफ। वेंट ऑफ ने क्या किया, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में बेटा रिलेशन बना करके एक फैक्टर दिया, उसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ abnormal value of colligative property and normal value of colligative property। तो देखिए क्या है बेटा इसकी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ abnormal value of colligative properties and normal value of colligative properties for a solution is called Van't Hoff factor। तो चलिए बेटा Van't Hoff factor का हम फॉर्मूला लिखते हैं, I is equal to नंबर ऑफ, या वैल्यू लिखो बेटा, सॉरी, Van't Hoff factor is equal to वैल्यू ऑफ या नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ऐसा लिखें बेटा अपन, है ना, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या बेटा, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल वैल्यू, सॉरी बेटा, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल नहीं आएगा, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल आएगा। फिर से लिखता हूं मैं इसको, थोड़ा सा बेटा देखते हैं। एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या लिख रहा हूं बेटा, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या आएगा बेटा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। आई से डिनोट करेंगे बेटा। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। ये बेटा हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं मोलर मास के टर्म में इसको लिखना चाहूं तो देखिए एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल है सीजीपी के टर्म में, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में, तो बेटा ये हो जाएगा नॉर्मल मूलर मास अपॉन हो जाएगा बेटा एबनॉर्मल मूलर मास। तो इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर यानी बेटा आई का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मूलर मास। ठीक है बेटा। अब अगर देखिए एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन होने में क्या होता है, एसोसिएट हुए बेटा मतलब कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो पार्टिकल मिलके सिंगल पार्टिकल बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे, मतलब बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी, एबनॉर्मल वैल्यू कम, नॉर्मल ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे वाली ज्यादा, मतलब बेटा आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो एसोसिएशन के लिए बेटा ध्यान रखें
क्या होता है, जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है इट इज लेस देन 1, किसके लिए बेटा, एसोसिएशन के लिए। जबकि डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, एबनॉर्मल वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी बेटा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई तो होता है 1, क्यों भाई, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें एबनॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, दोनों वैल्यू एक ही है तो रेशियो तो 1 आना ही था। चलिए बेटा, अब कुछ छोटी मोटी बातें और बताता हूं मैं इससे रिलेटेड। आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई NaCl दिया है, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे बेटा कि एक्वस सॉल्यूशन में ये कितने आयन में टूटेगा। तो क्योंकि ये 2 आयन में टूट रहा है बेटा, इसीलिए इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको बोला मैंने कि भाई चलिए बताइए MgCl2 के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो हम देखते हैं बेटा ये टोटल 3 आयंस बनाता है, एक तो बनता है Mg2+ और 2 बनते हैं बेटा Cl-, तो टोटल 3 आयन बनते हैं। इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3। तो इस तरह से कुल मिला के बेटा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, जितने आयंस होंगे बेटा वही होगी I की वैल्यू। बिल्कुल बेटा 1 मार्क में आपको बोल सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दे और उसके लिए I की वैल्यू पूछ ले तो बता देना बेटा जितने नंबर ऑफ आयन है वही क्या है, I की वैल्यू है। चलिए तो छोटे छोटे फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं, बाकी तो बेटा हमारा चैप्टर ये एंड हो चुका है। तो फॉर डिसोसिएशन लेकिन किसका बेटा, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे नंबर ऑफ आयन के बराबर हो गया, लेकिन बेटा अगर ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इसके लिए आप I निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखें, 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्या होगा I की वैल्यू 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहां बेटा n क्या है, n है नंबर ऑफ आयंस, और अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जबकि बेटा ये तो हुआ डिसोसिएशन के केस में। अगर एसोसिएशन होता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, फॉर एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसोसिएशन के लिए I की जो वैल्यू होगी इट विल बी 1 + n की जगह बेटा 1/n-1 इंटू अल्फा हो जाएगा। और ये वैल्यू बेटा किसके, एसोसिएशन के केस में हम I के लिए याद रख सकते हैं, एसोसिएटेड एटम्स एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। सॉल्यूशन हमने कोशिश की बेटा कि आपको बेस्ट तरीके से अच्छे समझाया जा सके। फिर आगे हम एक और 1 शॉट बनाएंगे जिसमें हम बेटा इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल वगैरह कवर करेंगे। चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।